हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जी नाम की मूवी देखी। पहले तो मुझे लगा था कि ये मूवी इतनी खास नहीं होगी, पर देखने के बाद मुझे पता चला कि ये मूवी की बात कुछ अलग है। इसकी स्टोरी बाकी मूवीज से बहुत अलग है और इसकी एंडिंग भी थोड़ी ट्विस्टिंग है। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ब्रैंडन क्रिस्टनसन ने। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 63। और रॉटेन टमाटोस पे ये मूवी है 95% फ्रेश विद 63% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी के रोल द इंट्रो। तो पहले मैं आपको मूवी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। पहले है बेथ, फिर उसका पति केविन, उनका बेटा जॉश और उनके फैमिली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सीगर, जो इस उम्र में भी कातिल लुक्स देने से पीछे नहीं हटते। खैर, वैसे तो मूवी में और भी कैरेक्टर्स है, पर वो कुछ काम के नहीं है, इसलिए मैंने आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि मेन स्टोरी इन चारों के अराउंड ही घूमती है। तो मूवी की शुरुआत होती है जॉश को दिखाते हुए, जो कि अपने रूम में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था और अपने आप से ही बातें कर रहा था। जॉश की माँ उसे नाश्ते के लिए नीचे बुलाती है और उसके बाद हमें उसकी फैमिली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर मैं आपको उसके फैमिली के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। जॉश के पिता एक टिपिकल पिता की तरह थे, जो कि आपको ज़्यादातर हर मूवी में देखने के लिए मिल जाते। बेसिकली वो अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते थे और अपने फैमिली को थोड़ा बहुत ही वक्त दे पाते थे। और दूसरी तरफ बेथ, जिसको घर संभालने के साथ साथ अपने माँ का भी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उसके माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। बेथ की एक बहन भी थी, जेना, जो दुनिया में होते हुए भी ना होने के बराबर थी, और इसी बहन के कारण बेथ को अपनी माँ का भी ध्यान रखना पड़ता था। लेट्स प्रे भगवान ऐसी बहन किसी को भी ना दे। खैर, बेथ की एक फ्रेंड भी थी, जॉर्जिया, जो कि जॉश को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने का काम करती थी। दरअसल बेथ को अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए उनके घर जाना पड़ता था, इसलिए वो जॉश को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके लिए ये काम जॉर्जिया कर देती थी। और ऊपर से जॉर्जिया का बेटा डैनियल, वो भी जॉश के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था, तो जॉश और डैनियल भी अच्छे दोस्त थे। अब बैक टू द मूवी। फैमिली का नाश्ता और उनकी बॉन्डिंग हमें दिखाने के बाद यहाँ पर जॉर्जिया आती है जॉश को लेने के लिए। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सब बच्चों से पूछती है कि फ्री के मॉफिन्स कौन खाना चाहेगा। सब बच्चे हाथ ऊपर करते हैं सिवाय जॉश के। जॉश कोई ड्राइंग बनाने में बिजी था। और उसके बाद हमें रेसेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब बच्चे साथ में मिलकर खेल रहे होते हैं, पर जॉश अकेला ही एक कोने में बैठा हुआ रहता है। और बाद में एग्जाम्स में भी, जहाँ सब बच्चे पेपर लिख रहे होते हैं, जब टीचर उन्हें चेक करती है तो देखती है कि जॉश पेपर लिखने के बजाय कोई ड्राइंग ही बना रहा था। और टीचर के चेहरे पे जो रिएक्शन रहता है, उसे देखकर हमें साफ समझ में आ जाता है कि जॉश ये हरकतें बहुत पहले से कर रहा था। डिनर होने के बाद बेथ और केविन साथ में टीवी देख रहे होते हैं और उसी वक्त बेथ को जॉश की किसी के साथ बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जॉश के रूम में चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि जॉश खिलौनों के साथ खेलते हुए अकेले में ही बात कर रहा था। वो केविन को बताती है कि लगता है हमारे बेटे ने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। और गेस केविन का रिप्लाई क्या आता है? दैट्स क्यूट। अरे अंकल, सही में ये चीज़ क्यूट नहीं क्रीपी है। अब उसी रात को बेथ जॉश को सुला रही होती है उसके रूम में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखो, जॉश हमेशा सोने से पहले जो भी उसके क्लोज्ड है उनको गुड नाइट कहता था। अब आप सोचोगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न है, आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जॉश बाद में सबको गुड नाइट कहकर सोता है। और बेथ जब रूम से बाहर जा ही रही होती है तो वो अपने बेटे से पूछती है कि उसे रूम का दरवाज़ा कैसा चाहिए, खुला या बंद। तो जॉश कहता है कि उसे दरवाज़ा खुला चाहिए। जॉश हमेशा से ही अपना दरवाज़ा ओपन रखकर सोता था, और ये बताने के पीछे भी एक रीज़न है, जो आपको आगे मूवी में पता चलेगा। सीन सीधा अगले दिन पर मुड़ती है, जहाँ पर बेथ अपने माँ को देखने उनके घर आई थी। वहाँ पर वो अपने बहन जेना को भी मैसेज करती है कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है। पर सोचो जेना का रिप्लाई क्या आता है? मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने कहा था नहीं किसी काम की नहीं है। बेथ अपनी माँ से पूछती है कि अब उन्हें कैसा लग रहा है, पर उसकी माँ उससे पूछती है कि जेना कहाँ पर है, तो वो कहती है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी, जो कि झूठ था, पर उसकी माँ समझ जाती है। और जो रिएक्शन आंटी जी देती है, इससे ये साफ समझ में आ जाता है कि अब उन्हें समझ गया है कि उन्होंने जेना को धरती पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, बेथ की माँ बेथ से कहती है कि उन्होंने उसके पिता को देखा जबकि वो मर चुके थे। वो कहती है उनकी उम्र थोड़ी भी नहीं बड़ी थी, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे गुजरने से पहले। सीन मुड़कर बेथ के घर पर आती है, जहाँ पर बेथ जॉश का रूम साफ कर रही थी। रूम साफ करते करते बेथ की नजर उनके पेट पर जाती है, जो उन्होंने पाला था। जब वो ध्यान से पिंजरे की तरफ देखती है तो देखती है कि उनका पेट मर चुका था। जब पूरी फैमिली दोपहर को लंच कर रही होती है तो जॉश एक एक्स्ट्रा प्लेट लेकर उसके अंदर पिज्जा डाल के अपने पास ही में रख देता है, जैसे कि कोई वहां पर बैठा हो। तो बेथ उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारे न्यू फ्रेंड के लिए? और फिर केविन भी जॉश से कहता है कि तुमने अभी तक अपने फ्रेंड से हमारी पहचान नहीं कराई है। केविन जॉश से पूछता है कि तुम्हारे नए फ्रेंड का नाम क्या है, पर जॉश अपने बाजू में देखकर अपने पिता को कहता है कि वो नहीं चाहता कि मैं आपको उसका नाम बताऊं।
जॉश अपनी चेयर से उठकर अपने पास वाली चेयर की तरफ जाता है जहाँ पर उसने एक्स्ट्रा पिज्जा की प्लेट रखी थी अपनी इमेजिनरी फ्रेंड के लिए, और उसके कान में जाकर कहता है कि वो तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं। 2 सेकंड बाद वो कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, जैसे उसके इमेजिनरी फ्रेंड ने उसे कुछ बताया हो। जॉश आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने सामने रखे पेपर पर उसके सो कॉल्ड फ्रेंड का नाम ड्रॉ करने लग जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि उसके फ्रेंड का नाम क्या है। जॉश नाम लिखकर अपने माता पिता को दिखाता है तो बेथ देखकर कहती है कि जी ये कैसा नाम है। फिर केविन खाली चेयर की तरफ देखकर कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा जी। तो जॉश कहता है कि उसे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रात को जब बेथ ब्रश करने जा रही होती तो पीछे से जॉश आवाज लगाता है और कहता है कि माँ फ्लोर पे मत चलो क्योंकि फ्लोर पूरा गर्म लावा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ पत्थरों पे पैर रखना होगा। और जॉश के लिए पत्थर मतलब तकिए थे। जॉश ये गेम अपनी इमेजिनरी फ्रेंड जी के साथ खेल रहा था और बेथ ये देखकर उसे कहती कि चलो अब सोने का टाइम हो गया है। जॉश अपने माँ की बात मान लेता है और एक एक तकिए के ऊपर पैर रख कर आता है जैसे वो तकिए कोई पत्थरों का ब्रिज हो, और उसके बाद वो सेकंड लास्ट तकिया उठा लेता है और जी से कहता है कि अब तुम फंस गए जी, तुम यहाँ से आगे नहीं आ पाओगे। पर बेथ के वापस चिल्लाने पर वो तकिया वहीं पर छोड़ देता है। और ये बताने का भी आपको एक रीजन है जिसका आपको बाद में पता चल जाएगा। बाद में बेथ जॉश से पूछती है कि क्या वो किसी को गुड नाइट कहना चाहता है सोने से पहले। अपने माता पिता और टेडी बियर को गुड नाइट करने के बाद वो अपने मरे हुए पेट को भी गुड नाइट कहता है। तो बेथ उससे कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें उसे गुड नाइट कहना चाहिए। तो जॉश कहता है वो मर चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हम गुड नाइट नहीं बोल सकते। बेथ जॉश के रूम से बाहर जा ही रही थी, उसी वक्त जॉश अपनी माँ को आवाज लगाता है और कहता है कि दरवाजा बंद करके जाओ। बेथ पूछती है कि आज क्यों। तो फिर जॉश कहता है कि जी को अंधेरा पसंद है। बेथ कंफ्यूज लुक देकर दरवाजा बंद कर देती है और बाद में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेथ केविन से पूछती है कि हम क्या करने वाले हैं इसके इमेजिनरी फ्रेंड का। केविन कहता है कि वो बड़ा होने पर इस चीज को भूल जाएगा। बाद में जॉश घर के बाहर वेट कर रहा होता है कि डैनियल और उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने के लिए आएंगे, पर वहां पर कोई भी नहीं आता और इसी कारण से बेथ को जॉश को स्कूल छोड़ना पड़ता है। कार में बेथ जॉश से पूछती है क्या उन्होंने बताया था कि आज वो लोग नहीं आने वाले, पर जॉश कोई भी जवाब नहीं देता और सिर्फ विंडो से बाहर देखता रहता है। बाद में घर पर बेथ जब कुछ काम करके एक रूम से बाहर जा ही रही होती है तभी उसे पीछे से कुछ हल्की सी आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक छोटे से रूम में से 2 डॉट्स दिखाई देते हैं व्हाइट कलर के, बिल्कुल किसी की आंखों की तरह। बेथ जब बाहर की लाइट चालू करती है तो वो दोनों आंखें वहां से गायब हो जाती है और जब वो फिर से बंद करती है तो वो दोनों वापस आ जाती है। बेथ यहाँ पर 2 सेकंड के लिए डर जाती है, पर जब वो ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि वहां पर एक टॉय ट्रेन रखी हुई थी जिसके ऊपर रेडियम्स के 2 डॉट बने हुए थे। तो उसे लगता है इसलिए शायद ये दोनों अंधेरे में चमक रहे थे। तो उस टॉय ट्रेन को उठाकर बाहर रख देती है और वहां से चली जाती है, पर हमें पता है वहां पर कौन था। खैर उसी वक्त बेथ को जॉश के स्कूल से टीचर का फोन आता है और उसे जॉश की टीचर अर्जेंटली स्कूल में बुला लेती है। स्कूल पहुंचने पर टीचर बेथ से कहती है कि इस बार जॉश ने हद पार कर दी है और इसलिए हम उसे सस्पेंड कर रहे हैं। बेथ टीचर से पूछती है कि आखिर आप मुझे बताओगे कि उसने किया क्या है। टीचर का कहना था सबसे पहले तो लैंग्वेज। जॉश दूसरे बच्चों को गंदी गंदी गालियां देता है, जब हम उसे रुकने के लिए कहते हैं वो तब भी रुकता नहीं, ऊपर से और ज्यादा गालियां देता है और क्लासरूम में से बार बार बाहर भाग जाता है और जब हम उसे बुलाते हैं तो भी वापस नहीं आता। और इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी, अब वो स्कूल के बच्चों को मारना भी शुरू कर दिया है। टीचर से ये सारी बातें सुनकर बेथ को थोड़ा भी विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा ये सब कर सकता है। तो जॉश की टीचर बेथ को सारे रेड कार्ड्स दिखाती है जो उसने जॉश के साथ घर पे भेजे थे उसकी गलती करने पर, और बेथ को उन रेड कार्ड्स को देखकर और गुस्सा आता है क्योंकि उस रेड कार्ड पर केविन के साइन थे। इसका मतलब जॉश ये सब कर रहा था और केविन को इसके बारे में सब कुछ पता था, तभी भी उसने बेथ को कुछ भी नहीं बताया। और इसी बात को लेकर बाद में बेथ केविन से झगड़ा भी करती है और जब जॉश से वो लोग इस बारे में बात करते हैं तो वो कहता है ये सब जी ने किया है। तो बेथ और केविन जॉश को अपने फैमिली फिजिशियन डॉक्टर सीगर के पास लेकर जाते हैं चेक करवाने के लिए और उनकी सलाह लेने के लिए इस बात पर। तो डॉक्टर सीगर कहते हैं कि बच्चे ज्यादातर बोर होने के कारण या फिर दोस्त ना होने के कारण या फिर ज्यादा अटेंशन न मिलने के कारण ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। तो केविन डॉक्टर सीगर से पूछता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जॉश अपने इमेजिनरी फ्रेंड से ज्यादा दूर रहे। तो डॉक्टर सीगर कहते हैं कि उसके दोस्त बनकर रहिए, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जिससे उसका ध्यान उसके इमेजिनरी फ्रेंड की तरफ ना जाए। जाते समय केविन डॉक्टर से कहता है कि हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। बेथ जॉश को आवाज लगाती है कि अब चलो घर। उसी वक्त जॉश बाहर निकलते वक्त कहता है कि चलो जी। डॉक्टर ये नाम सुनकर थोड़ा शॉक में आ जाते हैं और बेथ से पूछते हैं कि जी। तो बेथ कहती है हाँ ये उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम है। उस वक्त डॉक्टर सीगर का रिएक्शन देखकर हमें ये लगता है कि जैसे डॉक्टर को इस बारे में कुछ पता हो। सीन एक पार्क की तरफ मुड़ती है जहाँ पर बेथ अपनी निकम्मी बहन जेना के साथ बैठी होती है। बेथ जेना से कहती है कि माँ तुम्हें देखना चाहती है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, पर जेना कहती है कि नहीं मैं उन्हें नहीं मिलने आ सकती इस हालत में। रात को बेथ और केविन जब सो रहे होते हैं उस वक्त बेथ को घर में से कुछ आवाजें आती है। वो सबसे पहले जॉश के रूम में जाती है चेक करने के लिए। जब वो रूम खोलकर देखती है तो जॉश अपने कमरे में नहीं होता। उसी वक्त बेथ को किचन में से आवाज आती है। बेथ जब किचन में आती है तो देखती है कि फ्रिज का दरवाजा खुला है, तो वो दरवाजा बंद ही करती है और दरवाजे के पीछे जॉश एक बड़ा चाकू लेकर खड़ा रहता है।
बेथ उसे चाकू के साथ देखकर बुरी तरह डर जाती है। जॉश अपने माँ से कहता है कि जी को भूख लगी थी इसलिए वो उसके लिए सैंडविच बना रहा था। बेथ जब जॉश के हाथ से वो चाकू और सैंडविच की प्लेट लेने जाती है तो जॉश बेथ से कहता है कि नहीं, वो उसे अभी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जी बहुत भूखा है। पर बेथ जॉश के हाथ से वो चाकू और प्लेट लेकर उसे सोने के लिए भेज देती है। अगले दिन डॉक्टर सीकर के कहे मुताबिक बेथ जॉश के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्ले जोन में जाती है। प्ले जोन में जॉश और बेथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। बाद में जॉश बेथ से कहता है कि हमें बिग स्लाइड पर जाना चाहिए। बेथ जॉश से कहती है कि वो बिग स्लाइड पर नहीं आएगी पर वो जा सकता है। जॉश बिग स्लाइड के अंदर से अपनी माँ को बाय कहकर आगे जाता ही है और उसके जाते ही स्लाइड के अंदर से एक डिमोनिक फिगर बेथ को देखते हुए जॉश के पीछे चला जाता है। बेथ उस क्रीचर को देख के डर जाती है और उससे पहले वो कुछ समझ पाती उसे जॉश के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो स्लाइड के अंदर चेक करती है पर जॉश वहाँ पर नहीं होता। बेथ जब अपोजिट साइड में देखती है तो उसे जॉश नेट के उस पार बेहोश पड़ा मिलता है। वो जॉश की तरफ भागते हुए जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। जॉश एकदम से आंखें खोलता है और बाद में चिल्लाने लगता है कि मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। पर बेचारी बेथ सच में बहुत डर गई थी। रात में जब पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही होती है तो केविन जॉश से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे दोस्त का गार्लिक ब्रेड ले लूं अगर उसे बुरा ना लगे तो बेथ केविन से कहती है कि तुम ऐसे बात मत करो जैसे वो सच्ची में हो। खाना खत्म होने के बाद केविन अपने रूम में काम कर रहा होता है और बेथ वहां पर आती है और प्ले जोन में जो हुआ वो केविन को बताती है। वो कहती है कि जब जॉश वहां पर बिग स्लाइड के ऊपर खेल रहा था तब उसने एक ही सेकंड के लिए सही उसने जी को देखा। केविन बेथ से कहता है मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था पर जब कुछ रात पहले मैं सोने के लिए जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कोने में से घूर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा कि नहीं, वहां पर कोई भी नहीं है, पर वहां पर कुछ तो था। बेथ को ये सुन के शॉक लगता है और वो पूछती है कि सच में? तो केविन कहता है नहीं, वो मेरा जैकेट था, मैं मजाक कर रहा था, जी रियल नहीं है, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। ये कहकर केविन हंसने लगता है और बेथ वहां से गुस्से में चली जाती है। रात को बेथ को जॉश के रूम में से आवाजें आती है तो वो जॉश के रूम के बाहर खड़ी होकर सुनती है। जॉश अकेले में ही अपने आप से बातें कर रहा था। फिर सीन सीधा अगले दिन बेथ के माँ के घर पे मुड़ती है जहाँ पर बेथ की माँ गुजर चुकी थी। बेथ दुख में सीढ़ियों पे बैठी ही होती है और उसे उसी वक्त बेसमेंट में से एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई देती है जो कि जी कह रही थी। बेथ उसी वक्त बेसमेंट में जाती है और बेसमेंट में चेक करने के बाद उसे कोने में एक बच्चों का ABCD वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड मिलता है। उस बोर्ड के जी बटन की लाइट चमक रही थी जैसे उसे कोई प्रेस कर रहा हो और ये मैकेनिकल वॉइस उसी में से आ रही थी। बेथ उस बोर्ड को लेकर अपने घर चले जाती है। जॉश को बोर ना हो और जॉश अकेला महसूस ना करे इसीलिए बेथ जितने भी जान पहचान वाले और जॉश के जो भी स्कूल फ्रेंड्स है उन सबके घर पे फोन लगाती है ये पूछने के लिए क्या जॉश उनके बच्चों के साथ आकर खेल सकता है। ज्यादातर लोग तो बहाने बनाते हैं और कुछ लोग तो जॉश का नाम सुनते ही फोन काट देते हैं। एंड में किसी का भी अप्रूवल ना आने के बाद बेथ अब जॉश के साथ अपनी फ्रेंड जॉर्जिया के घर चली जाती है उससे बात करने के लिए। जॉर्जिया और बेथ बात ही कर रहे होते हैं। उसी वक्त जॉश पूछता है कि डैनियल कहाँ पर है। जॉर्जिया जॉश से कहती है कि डैनियल अपने रूम में है पर वो शायद सो रहा होगा, पर जॉश बिना सुने ही उसके रूम की तरफ दौड़ जाता है। पहले तो जॉर्जिया बेथ से माफी मांगती है बात ना करने के लिए, फिर बाद में वो उसे बताती है कि ये इसकी चॉइस नहीं थी। उसका बेटा डैनियल बहुत डर गया था। वो घर पे आकर कहता था कि जॉश हमेशा जानवरों को नुकसान पहुंचाने की बात करता था। पर बेथ कहती है क्या, ये हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो जानवरों से प्यार करता है। जॉर्जिया कहती है मुझे ये सब तो पता नहीं पर मेरा बेटा रोज घर पे रोते हुए आता था और मुझे मेरे बेटे की चिंता थी इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया। आई होप तुम समझ सकती हो। और उसी वक्त डैनियल सीधा नीचे गिर जाता है अपने रूम से। उसकी माँ उसकी चीख सुनकर दौड़ते हुए नीचे जाती है और बेथ जब ऊपर देखती है डैनियल की रूम की तरफ तो जॉश वहाँ पर खड़ा था। जी हाँ, जॉश ने डैनियल को ऊपर से धक्का दे दिया और नीचे फेंक दिया। और ये सीन मूवी में इतना परफेक्टली डाला गया है कि आप उस वक्त सोचोगे भी नहीं कि ये होने वाला है। ये देखकर बेथ को बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके बेटे ने ये किया है। एम्बुलेंस वाले डैनियल को गाड़ी में ले जा रहे होते हैं और यहाँ पर बेथ जॉर्जिया से माफी मांग रही होती है पर जॉर्जिया उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी आज के बाद, निकल जाओ यहाँ से। केविन बाद में जॉर्जिया को फोन लगाकर पूछता है कि अगर उसे कोई भी मदद की जरूरत हो तो वो लोग उसे फोन करे, पर जॉर्जिया उसका फोन काट देती है। अब बेथ और केविन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करे क्योंकि जॉश का बिहेवियर बहुत खराब हो चुका था। एक सुबह बेथ जॉश के लिए नाश्ता बना रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि बेथ जॉश के दूध में दवाइयां मिला रही है। बेथ जॉश को नाश्ते के लिए आवाज लगाती है पर जॉश के नीचे आता नहीं तो वो उसके रूम में उसे बुलाने के लिए जाती है। उसे वहां पर भी वो 2 बार आवाज लगाती है और कहती है मैंने तुम्हें इतनी बार नीचे नाश्ते के लिए आवाज लगाई पर तुम सुन नहीं रहे। पर जॉश फिर भी कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ अपनी सामने की दीवार की तरफ घूरता रहता है। जॉश के ना सुनने पर बेथ रूम में घुस जाती है ये देखने के लिए कि जॉश क्या देख रहा है। जब बेथ देखती है तो वो भी 2 सेकंड के लिए हमारी तरह डर जाती है। दीवार पर उसी डिमोनिक क्रीचर की पेंटिंग थी जिसको उस दिन बेथ ने प्ले जोन में जॉश के पीछे जाते हुए देखा था। बेथ पेंटिंग की तरफ देखती ही रहती है तो जॉश कहता है कि ये जी है, आपको पसंद आया? और बेथ कहती है कि तुम प्लीज खाना खाने के लिए नीचे चलो। जॉश मान जाता है और खाना खाने के लिए नीचे आ जाता है। टेबल पे बैठने के बाद जॉश सिर्फ खाने को घूरता रहता है पर खाता नहीं, तो बेथ उससे कहती है कि तब
अपना खाना फटाफट खा लो। तो जॉश फिर कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। और जिस तरह से वो खाने को घूर रहा था, ऐसा लगता है जैसे उसे पता हो कि खाने में कुछ मिलाया गया है। तो बेथ कहती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, पर अपना दूध तभी खत्म कर दो, फिर तुम जी की तरह ताकतवर हो जाओगे। जॉश 2 सेकंड के लिए अपने लेफ्ट में देखता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है कि पर जी का कहना है कि मुझे नाश्ता करने की कोई जरूरत नहीं। तो बेथ फ्रिज में से मिल्क का कैन निकालकर खुद दूध पीती है और अपनी माँ को देखकर फिर जॉश भी अपना दूध पी लेता है। रात को जब पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है तब जॉश उनके साथ खाना भी नहीं खाता और अपने रूम में बैठ के सिर्फ उस पेंटिंग को देखता रहता है। अगले दिन बेथ जॉश के साथ अपने माँ के घर पे जाती है। वहाँ वो जॉश को टीवी चालू करके देती है और उसे टीवी देखने के लिए ऊपर रूम में छोड़ देती है। और बाद में जेना के साथ खुद बेसमेंट में जाती है उसके माँ की पुरानी बची हुई चीजें देखने के लिए। बेथ को बेसमेंट में उसके बचपन का एक टेप मिलता है। वो टेप लेकर वो वहाँ से निकल जाती है और पर जॉश को ढूंढने जाती है। बेथ जहाँ पर जॉश को टीवी देखने के लिए छोड़कर गई थी, जॉश अब वहाँ पर नहीं था। बेथ को एक रूम का दरवाजा खुला दिखता है और जब वो उस रूम को खोलकर देखती है तो जॉश वहीं पर था। वो कंटिन्यू फैन की तरफ घूर रहा था। बेथ उसे कहती है कि तुम्हें इस रूम में नहीं होना चाहिए। बेथ उसे 2 बार जाने के लिए कहती है रूम से, पर जॉश सिर्फ उस फैन को ही घूर रहा था। तो बेथ उसे पकड़कर कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, जाओ यहाँ से और अगली बार से इस रूम के अंदर नहीं आना। सीन सीधा बेथ के घर पर मुड़ती है जहाँ पर बेथ वो टेप चेक कर रही थी। उस टेप के अंदर बेथ का 2nd बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। बाहर हॉल में बेथ के पिता ने उसका केक रेडी करके रखा हुआ होता है और सब इंतजार कर रहे होते हैं, पर बेथ अपने रूम में ही रहती है और अपने रूम से बाहर नहीं आ रही होती। तो उसके पिता उसे उसके रूम में बुलाने के लिए जाते हैं। बेथ वहाँ अकेले ही खेल रही थी तो उसके पिता उसे 2 बार आवाज लगाते हैं पर बेथ सुनती नहीं। तो उसके पिता उससे चिल्लाकर कहते हैं कि अब चलो यहाँ से, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। छोटी बेथ का पहले 2 सेकंड के लिए मुंह उतर जाता है पर वो बाद में जाने के लिए उठती है और जाते जाते वो कहती है कि चलो जी। ज्यादातर टेप के दौरान बेथ सिर्फ सुन रही होती है, उसका ध्यान टीवी में नहीं होता, पर जैसे वो ये सुनती है कि चलो जी तो उसे भी शौक लगता है और वो टीवी की तरफ देखती है। पहले बेथ को लगता है कि शायद उससे कोई गलतफहमी हो गई है और इसलिए वो रिवाइंड करके देखती है, पर फिर भी उसे वही सुनाई देता है। उसके बाद भी वो 4 बार रिवाइंड करती है और फिर भी उसे वही सुनाई देता है। बेथ को पहले समझ नहीं आता कि ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि जी तो सिर्फ उसके बेटे का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है और बचपन में उसने उसका नाम कैसे लिया। बेथ उस टेप को अपने घर के बाहर जल रहे बॉनफायर में फेंक देती है और जब वो टेप को जलते हुए देख रही थी तो अचानक से उसे जंगलों में से आवाज आती है और जब वो जंगल की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, पर उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। अगले दिन केविन और बेथ जॉश के रूम से जी की पेंटिंग को साफ कर रहे होते हैं और केविन बेथ से कहता है कि उसने ये बनाया कैसे होगा, पर चलो अच्छा है, कम से कम अभी वो इसके साथ खेलता तो नहीं। बेथ को लगता है कि उसकी दी गई मेडिसिन अब जॉश के ऊपर असर कर रही है, इसलिए अब वो जी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता। बेथ लंच के लिए जॉश को बुलाती है, पर जॉश जब खाना खाने के लिए आता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब दिखती है। बेथ उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठता है और बेथ उसके सर पर हाथ लगाकर देखती है। बेथ कहती है तुम तो बुखार से तप रहे हो। तो जॉश वो दूध पीने जा रहा होता है जिसमें बेथ ने दवाई डाली रहती है। बेथ वो दूध का गिलास ले लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ ये सैंडविच खाओ। जॉश पहले अजीब सी शक्लें बनाता है और एकदम अचानक से उस सैंडविच के ऊपर ही पूरी उल्टी कर देता है। केविन जॉश को टॉयलेट में उल्टी करवा रहा था, तब बेथ रूम से बाहर जाकर डॉक्टर को फोन लगाती है और कहती है कि कैसी मेडिकेशन उसने दी है, अब मेरे बेटे को रिएक्शन हो रहे हैं और वो उल्टी कर रहा है। और केविन ये सारी बातें बाहर से सुन लेता है। ये बातें सुनकर केविन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बाद में बेथ से कहता है कि तुमने बगैर मुझे बताए हमारे बेटे को दवाइयाँ चालू कर दी। बेथ केविन से कहती है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर हमेशा नहीं होते, मुझे सब झेलना पड़ता है। उसने एक बच्चे को बालकनी से नीचे फेंक दिया था। केविन कहता है कि पर जॉश ने कहा था कि उसकी गलती नहीं थी। इस बात पर बेथ का और केविन का बहुत झगड़ा होता है और केविन उससे वो सारी गोलियां छीनकर टॉयलेट में फेंक देता है। रात को बेथ जब जॉश को सुला रही होती है तब बेथ को फिर से वो मैकेनिकल वॉइस जी सुनाई देती है। बेथ बाहर जाकर चेक करती है और ये वॉइस उसी इलेक्ट्रिक टॉय बोर्ड में से आ रही थी। बेथ उस बोर्ड को उठाकर देखती है तो वो वॉइस बंद हो जाती है। बेथ उस बोर्ड को रखकर जा ही रही होती है और उसी वक्त बेथ के पीछे से उस बोर्ड में से आवाज आती है बेथ, जैसे किसी ने साथ में ही बेथ नाम के अल्फाबेट्स उस बोर्ड पर प्रेस किए हो। बेथ ये सुन के हैरान हो जाती है और फिर से उस बोर्ड की तरफ जाती है और इस बोर्ड में फिर से जी बजना शुरू हो जाता है। बेथ उस बोर्ड को फिर से उठाती है और इस बार उस बोर्ड में IMAGINEZ जैसे ये मैंने कहा वैसे ही एकदम फास्ट में बजने लगता है। बेथ को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो एक पेन और पेपर लेती है और ये सारे जो भी वर्ड्स उसके ऊपर बज रहे होते हैं वो उस पेपर पर लिख देती है। लिखने के बाद बेथ को समझ में आता है कि वो क्या प्रोनाउंस हो रहा था। वो बोर्ड कह रहा था इमेजिन जी। अगले दिन बेथ उस पेपर को लिखकर सिर्फ उसके बारे में ही सोच रही होती है। फिर रात को बेथ जब नहाने के लिए जाती है तो उसके दिमाग में ये ख्याल आता है। बाथ टब में बैठकर बेथ अपनी आंखें बंद कर लेती है और इमेजिन जी कहने लगती है। पहले तो इससे कुछ भी नहीं होता और उसके बाद पास ही में रखी एक कैंडल की लाइट फ्लिकर होती है। बेथ को ये महसूस होता है और वो आंखें खोलकर देखती है तो उसे लगता है कि शायद कुछ हो रहा है। बेथ फिर से इमेजिन जी कहना शुरू कर देती है, पर इस बार आंखें खोलकर। तो उसके आसपास की सारी कैंडल्स बुझ जाती है। बेथ जैसे ही कैंडल्स की तरफ देखती है उसी वक्त सामने से बेथ के चेहरे पे पानी उड़ता है, जैसे कोई उस वक्त बाथ टब में आया हो। और बेथ जब सामने देखती है
दोस्तों बिलीव मी, ये जंप स्केयर सच में बहुत खतरनाक था। जी उस बाथ टब में बेथ के सामने था। उस डीमन का चेहरा इतना भयानक था, बेथ अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। बेथ की चीखें सुनकर केविन उसी वक्त बाथरूम में आता है और बाथरूम की लाइट्स ऑन करता है। जब बेथ आंखें खोलकर देखती है तो सामने कोई भी नहीं होता। तो केविन बेथ से पूछता है कि क्या हुआ, और उसी वक्त बेथ के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। बाद में केविन बेथ से पूछता है कि बाथटब के अंदर क्या हुआ था, तुमने क्या देखा वहाँ पर। तो बेथ रोते हुए केविन से कहती है कि मैंने जी को देखा, वो रियल है, तुम्हें मेरा यकीन करना पड़ेगा, और जब मैं छोटी थी वो मेरा भी दोस्त था। सीन सीधा बाद में बेथ के माँ के घर पे मुड़ती है, जहाँ पर बेथ घर का पुराना सामान निकाल रही थी। बेथ को ऊपर के रूम से आवाज़ आती है और बेथ ये चेक करने के लिए बाद में ऊपर जाती है, और जब वो ऊपर के रूम का दरवाज़ा खोलकर देखती है तो जेना वहाँ पर रो रही थी अंदर। तो बेथ उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है उसे उसके माँ की याद आ रही है, उसने उसके आखिरी वक्त पे उसका चेहरा भी नहीं देखा। लो अभी अकल आई इससे। बेथ थोड़ा समझाने के बाद जेना को आराम करने के लिए कहती है, और बेथ जब वहाँ से जा ही रही थी तभी उसका ध्यान बेड के कोने पे जाता है, जहाँ पर जी प्लस बेथ फॉरएवर लिखा रहता है। इससे बेथ को ये कंफर्म हो जाता है कि जब वो छोटी थी तो जी उसके ज़िंदगी में था, क्योंकि जिस बेड पर वो लिखा हुआ था वो बेड बचपन में बेथ का ही था। रात को बेथ जब जॉश को सुला रही होती है तो वो उससे कहती है कि अभी तुम्हारा टाइम हो गया सबको गुड नाइट कहने का। तो जॉश कहता है कि मुझे किसी को भी गुड नाइट नहीं कहना। बेथ पूछती है कि क्यों। जॉश कहता है कि मेरा मन नहीं है, तुमने जी को देखा है ना। बेथ जॉश से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो ये। तो जॉश कहता है क्योंकि उसने भी तुम्हें देखा है। यहाँ बेथ को समझ में आ जाता है कि जी उसके बेटे को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। बेथ उसी वक्त डॉक्टर सीगर को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि क्या वो अपॉइंटमेंट ले सकती है, क्योंकि उसको मिलना है। डॉक्टर सीगर उससे पूछते हैं कि क्या जॉश के साथ सब कुछ ठीक है। बेथ कहती है ये अपॉइंटमेंट जॉश के लिए नहीं मेरे लिए है। तो जो सामने से डॉक्टर सीगर बोलते हैं वो हम सबको शॉक कर देता है। डॉक्टर सीगर कहते हैं कि ये सब फिर से हो रहा है जो तुम्हारे साथ बचपन में हुआ था, है ना। मतलब डॉक्टर सीगर को इसके बारे में पता था। बेथ ये सुनकर खुद शॉक हो जाती है और उसी वक्त गाड़ी निकाल कर डॉक्टर सीगर के पास जाती है, और यहाँ पर खुलता है जी का असली प्लॉट। डॉक्टर सीगर बेथ से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारे बेटे को जी कहते हुए सुना तब मुझे याद आया कि ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। तो मैंने अपनी पुरानी केस की फाइल्स में ढूंढना शुरू किया और मुझे वहाँ पर तुम्हारी फाइल मिली। डॉक्टर सीगर बेथ को उसकी पुरानी फाइल देते हैं, तो बेथ वो फाइल देखती है और डॉक्टर सीगर से पूछती है कि क्या है ये। तो डॉक्टर सीगर बेथ से कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तुम भी मेरी पेशेंट थी बेथ। तुम्हारे पिता तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे जब तुम जॉश की उम्र की थी। वो अपने हाथ पैर जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें बचा लूँ, बहुत ही डरे हुए थे वो। तुम्हारा दोस्त एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं पहले कभी भी नहीं मिला, खतरनाक, ऑब्सेसिव। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ पर लाना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि शायद तुमने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया है, पर मैंने भी सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ बेथ। डॉक्टर सीगर बेथ को उसके बचपन का एक फुटेज दिखाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सीगर छोटी बेथ से कुछ सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टर सीगर फुटेज में छोटी बेथ से पूछ रहे थे कि तुमने अपने पिता से कहा कि तुम उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ऐसा क्यों कहोगी तुम अपने पिता से। तो बेथ कहती है क्योंकि ये सच है। फिर डॉक्टर सीगर पूछते हैं कि तुम अपने स्कूल में जाने से भी मना कर रही हो, ये क्यों। तो बेथ कहती है कि जी कहता है कि मुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ध्यान रखेगा। फिर डॉक्टर सीगर पूछते हैं कि क्या होगा जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारे दिमाग से अपने आप निकल जाएगा। बेथ कहती है कि जी ने मुझे कहा है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे फिर से ढूंढ लेगा, और उसके बाद हम लोग शादी करेंगे और हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे। ये फुटेज देखकर बेथ को बहुत बड़ा शॉक लगता है। तो डॉक्टर सीगर बेथ से कहते हैं कि इतने साल से वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेथ, वो तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल कर रहा था तुमसे फिर से जुड़ने के लिए, और वो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। इससे बेथ को ये समझ जाता है कि उसके फैमिली की जान खतरे में है। बेथ वहाँ से निकलने के बाद सीधा सबसे पहले केविन को फ़ोन करती है, पर बेथ का कॉल इससे पहले केविन तक पहुँचे वहाँ पर घर पे केविन को ऊपर के रूम से कुछ आवाज़ आती है। केविन ऊपर के रूम में चेक करने के लिए निकल जाता है और उसके पीछे डेस्क पर उसका फ़ोन बज रहा था। केविन के फ़ोन ना उठाने पर बेथ गाड़ी निकालती है और फुल स्पीड पर अपने घर के लिए निकल जाती है। केविन जॉश का रूम चेक करता है पर जॉश सो रहा था। उसके बाद वो उसके रूम से बाहर जा रहा था। केविन जॉश के रूम से बाहर निकलता है और उसे बाहर के रूम में दीवार पर सामने फिर से जी की पेंटिंग दिखती है। जी के पेंटिंग के ठीक नीचे जॉश के सारे खिलौने रखे हुए थे। वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी था, उसमें फिर से जी का नाम बजना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद बाकी के सारे खिलौने अपने आप चलने लग जाते हैं, उनकी लाइट्स ऑन हो जाती है। खिलौनों की लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लग जाती है, और केविन को जी की पेंटिंग में कुछ दिखता है। जब वो ध्यान से देखता है तो जी के पेंटिंग की आंखें रेड कलर में ग्लो करने लगती है। ये देखकर केविन बहुत बुरी तरह डर जाता है, पर इससे पहले वो भाग सकता है वहाँ से, उस पेंटिंग में से जी आकर उसे मार डालता है। बेथ जब गाड़ी लेकर घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पूरे घर को आग लग चुकी थी। बेथ घर के अंदर जाती है और जॉश को आवाज़ लगाती है। बेथ का ध्यान केविन की लाश पर जाता है जिसको जी ने बुरी तरह मारा था, और उसके ऊपर दीवार पे जी ने केविन के खून से हर जगह पर जी प्ले टाइम लिखा था। और उतने में ही जॉश बेथ को आवाज़ लगाता है। बेथ जॉश को बचाने जा ही रही थी पर उससे पहले ही जी जॉश को एक रूम के अंदर खींच लेता है।
बेथ बहुत बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा टूटता नहीं। तो बेथ रोते हुए जी से कहती है कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी पर सिर्फ मेरे बेटे को छोड़ दो। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जॉश वहाँ से बाहर आता है। बेथ जॉश को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने बहन के पास जाती है। बेथ जेना को कहती है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जॉश मेरे साथ सेफ नहीं है। जेना कहती है सेफ तो वो मेरे साथ भी नहीं रहेगा। बेथ कहती है कि मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे पूरी फैमिली में अब सिर्फ तुम ही बची हो जो उसका ध्यान रख सकती है। वो जेना को कुछ पैसे देती है और वहाँ से निकल जाती है। बेथ वहाँ से निकलकर सीधा अपने माँ के पुराने घर पे जाती है जहाँ पर वो दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी पर दरवाज़ा अपने आप ही ओपन हो जाता है। इसका मतलब जी वहाँ पर पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद बेथ एक रूम में जाती है और वहाँ पर आंखें बंद करके इमेजिन जी फिर से कहना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद रूम्स की लाइट फ्लिकर होती है और बूम, अंधेरे में जी की आंखें ग्लो करती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बेथ कैसे पूरी तरह बच्ची बनकर जी के साथ खेल रही थी। वो जी के लिए नाश्ता बनाती है और उसका ध्यान रखती है। बेथ का रोज का काम यही रह गया था, जी का ध्यान रखना और उसके साथ खेलना जब उसका मन करे। फिर एक दिन सुबह को डॉक्टर सीगर बेथ के घर पर आते हैं। वो बहुत देर दरवाज़ा बजाते हैं पर दरवाज़ा कोई खुलता नहीं और बेथ उनको पर्दे के पीछे से देख रही थी। उसे लगता है कि वो वहाँ से चले जाएंगे पर डॉक्टर सीगर उससे कहते हैं कि बेथ मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, मैं तुम्हारी बहन से मिला और उसने मुझे सब बताया कि क्या हुआ। बेथ आखिरकार दरवाज़ा खोलती है मगर बहुत थोड़ा सा। डॉक्टर सीगर उससे पूछते कि क्या तुम ठीक हो, तो बेथ कहती है हाँ। वो बेथ से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई और भी रह रहा है तुम्हारे साथ, पर बेथ नहीं कहती है। तो डॉक्टर सीगर कहते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर बेथ उन्हें मना करती है और कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं होगा और वो दरवाज़ा बंद ही करने वाली होती है पर डॉक्टर सीगर दरवाजे के बीच में पैर डालते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर सीगर घर के अंदर आते हैं और घर को पूरी तरह देखते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर जी बैठता था। तो बेथ उन्हें देखकर डर जाती है वहाँ पर बैठते हुए और कहती है कि हमें लिविंग रूम में बैठना चाहिए। डॉक्टर सीगर कहते हैं वो यहाँ तुम्हारे साथ है ना। तो बेथ कहती है आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर सीगर बेथ से कहते हैं क्या तुम ये चाहती हो उसके साथ रहना। बेथ सर हिलाती है। डॉक्टर सीगर उठ ही रहे होते हैं और अचानक से बेथ को उनके पीछे जी दिखता है। बेथ की डर के मारे चीख निकल जाती है और वो फौरन डॉक्टर सीगर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डॉक्टर सीगर के बाहर निकलते ही वो दरवाज़ा लगा देती है पर डॉक्टर सीगर बाहर से कहते हैं कि सुनो मेरी बात, तुमने इस चीज़ को बनाया है, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है और कुछ भी नहीं। बेथ कोई जवाब नहीं देती और रोती रहती है वहाँ पर। बेथ बाद में बाथरूम में अपना चेहरा धो रही थी और खुद से कह रही थी कि ये सब असली नहीं है। उसके ये कहते ही जी बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो खुद से बार बार कहती है कि ये सब असली नहीं है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है पर जी और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बजाता है। बेथ जी से कहती है कि वो अभी 2 मिनट में बाहर आ जाएगी। तो जी दरवाज़ा बजाना बंद कर देता है। उसके बाद बेथ सारे दरवाजे खिड़कियाँ सबके सब लकड़ियों से पैक कर देती है जिससे ना ही कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। जाहिर सी बात है ये सब उससे जी ने करवाया होगा। उसके बाद बेथ रात को मोबाइल पे सोने से पहले अपने फैमिली का फोटो देख रही थी जिसमें जॉश और केविन थे और वो लोग कितने खुश थे और उसे उतने में जी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो फ़ोन को तकिए के नीचे रखकर फटाफट सोने की एक्टिंग करती है। अगले दिन जब बेथ उठकर नीचे आती है तो उसे टेबल पर उसका फ़ोन टूटा हुआ मिलता है जो कि जाहिर सी बात है जी ने ही तोड़ा था। और उसके बाद भी वो जी को पूछती है कि तुम क्या नाश्ता करोगे। एक तरह से जी ने बेथ को पूरी तरह अपने साथ कैद कर लिया था। उसी रात बेथ जी को ढूंढ रही थी और वो जी से पूछती है कि क्या इतनी देर रात को ये हाइड एंड सीक खेलना ज़रूरी है। बेथ के सामने एक दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाता है और जब बेथ वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो उसको ऊपर पंखे से अपने पिता की लाश लटकती हुई मिलती है। ये देखकर बेथ डर जाती है और ज़ोर से चीखने लगती है। जब वो वापस ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। ये सब उसे जी दिखा रहा था क्योंकि बेथ के पिता बहुत पहले ही मर चुके थे। अगले दिन बेथ जब नींद से उठती है सुबह को तो वो देखती है कि उसके पूरे रूम में सफ़ेद फ्लावर्स बिछे हुए हैं और वो समझ जाती है कि ये सब किस लिए था। दरअसल जी उससे शादी करने वाला था और ये जानते हुए भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मजबूरन दुल्हन की ड्रेस पहननी पड़ती है। बाद में टीवी में एक फुटेज चल रहा था जहाँ पर फादर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पति और पत्नी घोषित करता हूँ और ये फुटेज बेथ और केविन की शादी का था। उसके बाद बेथ जी के साथ वही गेम खेलती है जो उस दिन जॉश उसके साथ खेल रहा था। फ्लोर पूरा लावा है और तुम्हें सिर्फ स्टोन्स पे ही पैर रखना है जो कि पिलो थे। बेथ पिलो पे पैर रखते रखते आगे जाती है और वही ट्रिक करती है। वो बीच में से एक पिलो हटा देती है और नीचे भागते हुए जाती है और पिलो एक साइड में फेंक कर जी से कहती है कि तुम फंस गए जी। नीचे की दीवार पर एक लैंडलाइन फ़ोन था। बेथ फटाफट उससे जेना को फ़ोन लगाती है और कहती है कि जॉश को देने के लिए। जॉश फ़ोन पे आता है तो बेथ उससे कहती है कि उसने उसको कितना मिस किया और वो उससे बहुत प्यार करती है और बहुत जल्दी उससे मिलने के लिए आएगी। वो आंटी जेना को कहे कि वो फिर से उसे फ़ोन करेगी और उसके बदले जॉश कहता है कि तुमने मेरा दोस्त चुराया है और वो फ़ोन काट देता है। जब बेथ अंदर आकर देखती है तो हर जगह पर पिलो थे सीढ़ियों से नीचे तक और बेथ समझ जाती है कि जी ने सब कुछ सुन लिया था। बेथ जी को ढूंढते हुए ऊपर जाती है पर उसे नीचे के रूम से लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आती है और जब वो नीचे जाकर चेक करती है तो दरवाजे की लकड़ियाँ टूट चुकी थी और जी वहाँ से बाहर निकल चुका था। बेथ समझ जाती है कि जी अब उसके बेटे को मारने के लिए जा रहा है और वो उसी वक्त फिर से जेना को कॉल करती है। वो जेना को कहती है वो जितना जल्दी हो सके जॉश को वहाँ से लेकर निकल जाए।
पर आप जानते हैं कि जेना कैसी थी, बैल बुद्धि। वो बेथ से कहती है कि वो टेंशन ना ले, जॉश उसके सामने ही बैठा हुआ है और वो सेफ है। वो किचन में जाती है और जैसे ही वापस आती है तो जॉश वहाँ से गायब था। बेथ कहती है तुमने अभी तो कहा था मुझे कि वो तुम्हारी आंखों के सामने है, कहा गया जल्दी ढूंढो उसे। जेना घर से बाहर निकलती है और उसे पूरे घर के आसपास ढूंढती है। बेथ से कहती है कि जॉश एकदम मेरे सामने बैठा हुआ था और एकदम अचानक से ही गायब हो गया। यहाँ बेथ के घर पे डॉक्टर सीगर पुलिस लेकर आते हैं। बेथ ये सब देख लेती है और वो दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। फिर हमें जॉश दिखाया जाता है। उसके बाद जेना उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर आती है और वो उसे देख लेती है। जॉश एक रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ था और वो जी को कह रहा था कि चलो जी। जेना उसे आवाज ही लगाने वाली थी और उसी वक्त पीछे से ट्रेन आना शुरू हो जाती है। जेना दौड़ते हुए जॉश के पास जाती है और फोन पे उस साइड बेथ उससे बार बार कहती कि जेना प्लीज कहो कि वो तुम्हारे साथ है। और दोस्तों सच में ये इतना ग्रिपिंग मोमेंट है, आप हर पल यही सोचोगे कि अब क्या होने वाला है। पुलिस एक कोने से बेथ को देख लेती है और उसके बाद दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर सीगर बेथ से कहते हैं कि बेथ सुनो, हम तुम्हारी मदद करने आए बेथ। मैं जानता हूँ ये तुम कर सकती हो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, तुमने इस चीज़ को बनाया है और तुम ही इसे रोक सकती हो। बेथ को समझ आ जाता है कि वो जी को कैसे रोक सकती है। और उसके बाद हमें जेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेना दौड़ते हुए जा रही थी और जॉश को इतनी जोर जोर से आवाज़ दे रही थी, पर फिर भी जॉश रेलवे ट्रैक से उठ नहीं रहा था और ट्रेन करीब आ रही थी। दूसरी तरफ पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाती है पर उन्हें बेथ कहीं नहीं मिलती। फिर वो ऊपर के रूम में दौड़ते हुए जाते हैं। उसके बाद हमें जॉश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉश को आखिरकार होश आता है और उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, पर ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी और उसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। उसके बाद सीन बेथ के घर पे मुड़ती है जहाँ पर पुलिस ऊपर का दरवाज़ा खोलती है और जब वो लोग अंदर देखते हैं तो बेथ वहाँ पंखे से लटकी हुई थी। उसने खुद को फांसी लगा ली थी। नीचे पड़े हुए लैंडलाइन फ़ोन पर जेना की आवाज़ आती है कि जॉश मेरे पास है और वो अब सेफ है। बेथ क्या तुम सुन रही हो? उसके बाद सीन ब्लैकआउट होकर जेना के घर पे मुड़ती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेथ जिंदा थी पर अब वो पूरी तरह अधमरी हालत में थी। ना कुछ बोल पा रही थी ना ही कुछ कर पा रही थी और वो बैठे बैठे जॉश को देखती रहती है जो उसके सामने खाना खा रहा था। उसके बाद जेना वहाँ पर आती है और बाद में वो बेथ को खाना खिलाती है। आखिरकार जेना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वो काबिल बन ही गई। उसके बाद जेना रात को जॉश को बेड पर सुलाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। जॉश जेना से कहता है कि क्या मैं सबको गुड नाइट कह सकता हूँ? फिर जेना कहती है कि हम आज रात नहीं कल कहेंगे। जेना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हमें बेथ का सीन दिखाया जाता है जो कि चेयर पे बैठी थी अधमरी हालत में। और फिर से हमें जॉश दिखाया जाता है जो कहता है गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, गुड नाइट आंटी जेना और एंड में गुड नाइट जी। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं मूवी के बारे में। जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जी पहले बेथ का इमेजिनरी फ्रेंड था और उससे फिर से जुड़ने के लिए उसने उसके बेटे का इस्तेमाल किया और अपने बेटे को एंड में बचाने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दिया और उसने खुद को फांसी लगा ली। हालांकि लकीली बेथ इससे बच तो गई, पर बेथ की ये कुर्बानी एक और चीज़ पर रेफर करती है। हमने देखा था कि जब बेथ हाइड एंड सीक खेल रही थी जी के साथ, उस वक्त भी जी ने उसे वो इमेज दिखाई थी जब उसके पिता ने फांसी लगा ली थी। इसका मतलब शायद उसके पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि जी और बेथ के रास्ते में जो कोई भी आता है तो जी उसे मौत के घाट उतार देता है। बेथ के पिता भी उसके बचपन में यही कर रहे थे, वो उसे डॉक्टर सीगर के पास लेकर जा रहे थे ताकि वो जी से बच सके। और शायद जी को ये पसंद ना आया हो और उसने ही उसके पिता को मारा हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने खुद को फांसी लगा ली हो कि जी उससे दूर हो जाए। पर यह चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती, इसलिए मुझे तो यही लगता है कि जी ने ही उसके पिता को मारा होगा। और डॉक्टर सीगर को पता था ये सब बेथ के दिमाग में है और बेथ उससे लड़ सकती है, पर बेथ के लिए उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जी उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था और बेथ के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तो इसी के साथ ये था मेरा पूरा जी मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने आपको जितनी हो सके पूरी डिटेल बताई है। मैं जानता हूँ गाइस कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर ये मूवी ही ऐसी है, ये कहीं पर भी आपको बोर नहीं होने देती और मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मूवी कहीं पर स्लो हो रही है। तो इसीलिए मुझे एक एक डिटेल आपको अच्छे से बतानी थी और मेरे ख्याल से मूवी बहुत ही बढ़िया थी, ढेर सारे जंप स्केयर्स भी थे और उसकी स्टोरी भी थोड़ी यूनिक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको किसी मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे उसके बारे में कमेंट में बताओ। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। लास्ट टाइम भी मैंने जो वीडियोस डाले हैं उस पर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पर बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते और ना ही कोई मेहनत, आपको सिर्फ वो लाल बटन दबाना है। आपका रिस्पांस इतना अच्छा है, तो आपके रिस्पांस को देखकर ही मुझे ये मूवी की एक्सप्लेनेशन बनाने की मोटिवेशन मिली है। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं एक और बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ वापस आने वाला हूँ और वो ऐसी मूवी होगी जिसका एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपके प्यार के लिए और आपके रिस्पांस के लिए ढेर सारा धन्यवाद, और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।